स्टार्ट करते हैं 8th क्लास साइंस चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए और 3rd के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। यानी कि जब कोई डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब, यानी कोई ऐसा कोई माइक्रोब जिसकी वजह से डिजीज़ होती है बॉडी में, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज़ उस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में बनती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसकी एक मेमोरी होती है और वो ये याद रखता है कि कैसे उसको दोबारा से उससे लड़ना है। ठीक है, मतलब उसको ये याद रहता है कि कैसे उसको माइक्रोब से दोबारा फाइट करना है। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। यानी कि अगर एक डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब, जिसमें कोई जान ना हो, जिसमें डिजीज़ करने की प्रॉब्लम मतलब ताकत ना हो, ऐसा डेड या वीकेंड माइक्रोब जब इंट्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी फाइट करती है और इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया उस टाइम पे आता है, उसको क्या करती है? किल करने के लिए एंटीबॉडीज बना देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अब वो एंटीबॉडीज़ बन गई हमारी बॉडी में, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ही रहती हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं किससे? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से, हमेशा के लिए। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो इस तरह से वैक्सीन वर्क करता है। तो जब आपको वैक्सीन दिया जाता है तो वो आपको डेड या फिर हार्मलेस माइक्रोब्स बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस बीमारी के, जिस भी बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके हार्मलेस या डेड माइक्रोब्स। और जब वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उससे बची हुई है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। यानी ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसको वैक्सीनेशन देके बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वो 1798 में डिस्कवर किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। यानी जब आप छोटे होंगे तब आपकी बॉडी में ऐसे कई सारे इंजेक्शंस दिए गए थे जो आपको अलग अलग तरह की डिजीज़ से बचा के रखें। ठीक है, क्या आप उन डिजीज़ की एक लिस्ट बना सकते हो? इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। यानी कि सारे बच्चों को इन डिजीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो नेसेसरी वैक्सीन है जो दिए जाते ही हैं, वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने कई बार देखा होगा कि एक टीवी पे ऐड आता है, किसका? पल्स पोलियो प्रोग्राम का, जिसमें ये बोला जाता है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दें या फिर बच्चों को पोलियो की जो भी मतलब होती है ड्रॉप्स देनी चाहिए, ताकि क्या हो, बच्चा इम्यून हो सके। जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली वैक्सीन ही है। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और उसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली पूरे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी पेशेंट स्मॉल पॉक्स का आपको नहीं मिलेगा। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several diseases। अब क्या होता है, वैक्सीन बनाया जाता है लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे ये वैक्सीन्स बन रहे हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट कई वेरियस डिजीजेस। नाउ एक फंक्शन हमने पढ़ा वैक्सीन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 7th क्लास में पढ़ा था। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं
एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स कर लेते हैं और उसकी वजह से सॉइल की जो एक क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इन फिक्सर्स को हम क्या बोलते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है द नाइट्रोजन फिक्टिंग साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मेन्योर। बूजो और पहेली ने देखा था कि जो स्कूल के गार्डनर हैं वो मेन्योर बना रहे थे, खाद बना रहे थे। अपने दोस्तों के साथ दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट वेजिटेबल फ्रूट आसपास जो भी मतलब वेस्ट होता है वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके कलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने उसको एक गड्ढे में डाला जिसमें वेस्ट डिस्पोजल जाना था, मतलब वेस्ट जाना था। कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो गया और मेन्योर में कन्वर्ट हो गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो और पहेली क्या जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे। 2 पॉट्स लेने हैं आपको एक एक्टिविटी के अंदर और हर पॉट को आधा आपको सॉइल से भर देना है। उसको कैसे मार्क करना है, ए और बी आप उस पर मार्क कर दो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, एक पॉट में आप प्लांट वेस्ट डाल दो, और पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, एक में आपको जो प्लास्टिक का सामान है वो डालना है। दोनों को आपको क्या करना है, दोनों पॉट को अलग रख देना है और 3-4 हफ्ते बाद देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप 3 से 4 हफ्ते के बाद नोटिस करोगे तो वो पूछ रहा है कि आपको कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों पॉट्स में, और अगर मिल रहा है तो क्या डिफरेंस है। आप देखोगे कि जो वेस्ट था पॉट ए में, जिसमें आपने प्लांट्स के छिलके या मतलब फ्रूट्स के छिलके डाले थे, वो डिकम्पोज हो चुका है। वो कैसे हुआ? जो प्लांट वेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मेन्योर में, बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ने एक्शन किया, वर्क किया, जिसकी वजह से वो मेन्योर में कन्वर्ट हो गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए उस पूरे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वो दोबारा प्लांट्स यूज कर सकते हैं। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toys parts did not undergo any such change? आपने ये नोटिस किया जो पॉट बी था उसमें जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे चेंज जो ए में आया था वो इसमें कोई चेंज नहीं आया। The microbes could not act on them and convert them into manure, मतलब जो माइक्रोब्स थे वो उन पे एक्ट नहीं कर पाए और ना ही उन्हें मेन्योर में कन्वर्ट कर पाए। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई प्लांट का छिलका है, सड़ा हुआ छिलका कुछ भी हो, या एनिमल अगर कोई मर गया है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ग्राउंड में से गायब होने लगता है। आप नोटिस करते हो कि कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, यानी वो जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सब्सटेंस बार बार यूज़ होते हैं, किसके थ्रू? प्लांट्स और एनिमल्स इसको दोबारा दोबारा यूज़ करते हैं। And thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। कैसे? क्योंकि जितने भी हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं है, गंदी है, वो अपने आप ही क्या होती है, नेचर में ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये तरीके से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर को क्लीन रखते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेचर को क्लीन करते हैं। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा जो बेनिफिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि जो नुकसान करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं, बीमारी करते हैं प्लांट्स और एनिमल में।
सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स जो डिजीज़ करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दम पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्लोथिंग, लेदर और ये सब स्पॉइल करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो जिसकी वजह मतलब जो बेसिकली ये नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ करते हैं। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यानी पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कैसे? बाय द एयर वी ब्रीथ। जो भी हम मतलब हवा लेते हैं, अगर वो हवा में प्रेजेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। पानी, गंदे पानी से और गंदे खाने से। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सनस और कैरीड बाय एन एनिमल। यानी किसी इंसान को अगर कोई डिजीज़ है तो उससे इन्फेक्टेड पर्सन से वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, या फिर एक एनिमल से कैरी होके भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी हम लोगों को ये मेन चीज़ें पढ़नी है। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि जो माइक्रोबियल डिसीजेस जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं, किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। Examples of such disease include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। यानी कि ऐसी डिजीज़ का एग्जाम्पल क्या होगा? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो किसकी वजह से जाती है? कम्युनिकेबल होती हैं। कम्युनिकेबल बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। उसके बाद है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस find droplets of moisture carrying thousands of viruses air spread in the air। यानी कि कोई एक पर्सन जो जिसको कॉमन कोल्ड है, वो जब छींकता है तो वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जिसमें वायरसेस होते हैं वो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, और उसके बाद वहीं से वो हवा में किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं एंड इट कैन कॉज इन्फेक्शन। नाउ there are some insects and animal which act as carriers of disease causing microorganisms। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कैरियर की तरह वर्क करते हैं, लाइक माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो हाउस फ्लाई है वो एक ऐसा कैरियर है जो अगर समझ लीजिए कहीं गंदी जगह पे बैठी, उसके बाद कुछ देर बाद वो किसी अच्छी जगह पे बैठ गई, लाइक किसी के अच्छे हेल्दी पर्सन के खाने पे बैठ गई, तो उसने इस तरीके से क्या करा? माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र कर दिया। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होती हैं वो किस पे बैठती हैं? विच सिट्स ऑन गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। यानी कि समझ लो फ्लाई गार्बेज पे बैठी, कूड़े पे बैठी, या फिर किसी एनिमल के वेस्ट पे बैठी, उसके बाद पैथोजन उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। एंड जब वो फ्लाई किसी अनकवर्ड फूड पे बैठती है तो इस तरह से पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हूएवर ईट्स द कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। तो जो भी अगर कोई ऐसा खाना खाएगा जिसमें क्या होगा? कंटामिनेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल वो फ्लाइज उस पर बैठी हैं, तो क्या होगा? वो पर्सन बीमार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा वो खाओ जो कवर्डेड है, ठीक है? कोई भी अनकवर्ड आइटम आपको नहीं खाना चाहिए। और एक और एग्जाम्पल जो है कैरियर का, वो क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है? पैरासाइट कैरी करती है मलेरिया का, लाइक प्लाज्मोडियम। ये आपका क्या है? पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो एडिस मॉस्किटो होता है वो डेंगू वायरस को कैरी करता है और वो फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोक सकते हो? एक फ़ोटो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की। सबसे पहली बात तो जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं दे ऑल ब्रीड इन वाटर। पानी में वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। इसीलिए किसी को भी पानी को कहीं पे भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा, इनमें मच्छरों को कलेक्ट ना होने दो। दूसरी चीज़, यहाँ के पानी को आप चेंज करते रहो।
अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखो ताकि जो मॉस्किटोज़ हैं वो कहीं पे ख़राब पानी में, जमे हुए पानी में ब्रीड ना कर पाएँ। उसके अलावा कुछ लिस्ट ऑफ मेजर्स है जो आप ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ हैं वायरस से बचाने के लिए कि आप जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखो, पेशेंट की जो बिलोंगिंग्स हैं उसको अलग रखो, वैक्सीनेशन आप सूटेबल एज पे दे दो। यहाँ पे पर्सनल हाइजीन की बात हुई है कि सैनिटरी हैबिट्स और पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करके रखो। उसके बाद प्रॉपरली कुक्ड फूड को कंज्यूम उस हिसाब से करो। हेपेटाइटिस ए क्या है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी पियो, साफ़ पानी पियो। वैक्सीनेशन इज़ द सॉल्यूशन। और मलेरिया और मच्छरों से फैलने वाली डिजीज़ के केस में ऑब्वियसली बात है कि ध्यान रखना है कि डिजीज़ फैले ना, तो आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करो, स्प्रे यूज़ करो, पानी मत कलेक्ट होने दो। कुछ कॉमन डिजीज़ जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन फिगर टेबल 2.1 यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है ना। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में डिजीज़ नहीं करते बल्कि एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ये जो एंथ्रेक्स है ये क्या करता है, ह्यूमन में और कैटल्स में डिजीज़ करता है, बीमारी करता है। ये बेसिकली एंथ्रेक्स खुद एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। ये फुट और माउथ की डिसीज़ जो होती है ये वायरस की वजह से होती है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। नाउ several microorganisms cause diseases in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। कई सारे microorganisms हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं प्लांट्स में, लाइक वीट, राइस, पोटैटो, इन सब में। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये जो डिजीज़ होती हैं ये क्रॉप की यील्ड को कम करती हैं, यानी जितना एक्चुअली क्रॉप होनी चाहिए एक टाइम पे उतनी नहीं होती, काफ़ी कम होती है। Now they can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes। तो इनके लिए क्या किया जाता है, कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो इन माइक्रोब्स को ग्रो ना करने दें और वो बीमारी फैले ना, प्लस प्लांट हेल्दी रहे। जैसे सिट्रस कैंकर है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर थ्रू ट्रांसमिशन होता है, प्लांट की डिजीज़ है ये। रस्ट ऑफ वीट इज़ फंजाई, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज़ फंजाई, और एयर और सीड्स उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओकरा में ये बीमारी होती है वायरस की वजह से, इंसेक्ट। तो इस पार्ट में हम लोगों ने हार्मफुल पैथोजन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम फूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, फूड प्रिवेंशन एंड फूड पॉइजनिंग वगैरह पे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 एंड 3 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। उसके अलावा अगर आप और चैप्टर्स देखना चाहते हैं साइंस के और सब्जेक्ट्स के तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट और क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें आप चैप्टर ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच।